जय हिंद। समझने वाले हैं आज हम बैंकिंग प्रणाली को। देखेंगे कि हमारे देश में बैंक का इतिहास क्या रहा है, किस तरह से हमारे देश में बैंकों में बहुत सारे सुधार हुए हैं, निजीकरण हुए हैं, कुछ प्रमुख बैंक भी रहे हैं। उन सबको आज बेसिक रूप से समझेंगे। उन सबको समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि बैंक आखिर होते क्या हैं। देखिए, बैंक का मतलब होता है अधिकोष। इसका काम ही यही होता है कि हमारे पैसों को ये जमा करता है और अलग से ये ऋण देता है। जैसे बहुत सारे ऋण होते हैं, लोन्स होते हैं, उनको ऋण बोला जाता है। तो बैंक का काम है ऋण देना और पैसों को जमा करना। ये होगा बैंकों का कार्य। लेकिन कैसे बैंक हमारे देश में आया, इसका इतिहास कैसे रहा है, इन सबको पहले समझेंगे। तो समझते हैं पहले बैंकों का इतिहास। देखिए, सबसे पहले हमारा जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले हमारा देश क्या था, अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो एक बैंक बनी थी 1770 के अंदर, जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। लेकिन इसका इतिहास बहुत ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि 1832 में आते आते ये बैंक बंद हो गई। लेकिन हमको ये मालूम है कि जब अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था हमारे देश में, तो कुछ उनकी प्रेसिडेंसी हुआ करती थी प्रमुख रूप से। और उनकी 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी थी, जिस तरह से बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, और तीसरे नंबर पे जो थी वो थी मद्रास की प्रेसिडेंसी। तो इन तीनों प्रेसिडेंसी में ही उन्होंने पहले बैंकों की स्थापना की थी, जो कि बैंक जाने गए थे बैंक ऑफ बंगाल के नाम से, जो कि 1806 के अंदर की स्थापना की गई थी। दूसरे जाने गए थे बैंक ऑफ बॉम्बे के नाम से, जिसको 1840 के अंदर की स्थापना की गई थी। तीसरा बैंक ऑफ मद्रास था, जो कि 1843 के अंदर की स्थापना की गई थी। ये तीनों बैंक थे। लेकिन इन तीनों में बैंकों में ये था कि इन सब की मुद्राएं अलग अलग थी। जिस तरह से आज अपना भारत है, इसमें एक ही मुद्रा पूरे भारत के अंदर एक ही करेंसी चलती है। तो पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले था तो ये तीनों बैंकों के अंदर अलग अलग मुद्राएं चलती थीं, अलग अलग प्रेसिडेंसी में अलग अलग मुद्राओं का विनिमय हुआ करता था। लेकिन कुछ दिन जब बीतते गए तो उसके बाद वर्ल्ड वॉर हुआ। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होने के बाद एक बैंक का जो विलय किया गया, इन तीनों बैंकों का विलय कर दिया गया। इन तीनों बैंकों को मिला करके 1921 के अंदर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ जब इंडिया का बना दिया गया, तो इन तीनों का जब नेशनलाइजेशन हुआ, जब उसके बाद भारत आज़ाद हुआ, तो इन तीनों का नेशनलाइजेशन, मान लीजिए इन तीनों बैंकों को मिलाया गया। इन तीनों बैंकों को मिलाने के बाद 1921 में जब एक बैंक बन के आए, तीनों को मिलाने के बाद, उसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन उस बैंक का जब नेशनलाइजेशन हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ, तो ये हुआ 1 जुलाई 1955 को। फिर ये बन के आई SBI, जिसको हम लोग जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जो कि भारत की बहुत ही पुरानी एक कमर्शियल बैंक रही है, बहुत ही पुरानी पब्लिक सेक्टर की बैंक रही है। तो इसके अगर SBI की बात की जाए तो SBI का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है मुंबई के अंदर। SBI के अध्यक्ष हैं दिनेश खारा, और सबसे पुरानी बैंक है, पब्लिक सेक्टर सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे पुरानी बैंक रही है। अगर बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बैंक की, तो अगर महत्वपूर्ण बैंक में देखा जाए तो 1865 के अंदर एक बैंक आती है जिसका नाम है इलाहाबाद बैंक। इसका इतिहास तो पुराना रहा है, लेकिन वर्तमान समय में कुछ ये ज़्यादा अपने आप को दर्शा नहीं पा रही है, क्योंकि बहुत ही कम इसकी ब्रांचेस हो चुकी हैं और ये बंद के कगार पे आ चुकी है। बात की जाए 1861 के अंदर एक बैंक खुली थी जिसका नाम था अवध कमर्शियल बैंक, अवध प्रबंधन बैंक इसका नाम था। और 1894 के अंदर आई थी PNB बैंक, जिसका मतलब पंजाब नेशनल बैंक, जिसका हेडक्वार्टर पड़ता है दिल्ली के अंदर। और एक बैंक थी 1906 के अंदर जो आई थी, 1906 के अंदर आई थी बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंक ऐसी बैंक थी जिसका ये फॉरेक्स के अंदर अपने जो है ब्रांच को इसने लॉन्च किया था। ये भारत की एक ऐसी पहली बैंक थी जिसने फॉरेक्स के अंदर, मतलब विदेश के अंदर, अपनी ब्रांच को भी फैलाया था। जो कि पहली जो इसकी ब्रांच हुआ करती थी वो थी लंदन के अंदर। इसकी पहली विदेशी ब्रांच जो थी वो लंदन के अंदर हुई थी। उसके बाद आते हैं 1911 के अंदर। 1911 के थी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया थी, इसका भी ये पहली ऐसी बैंक थी जो कि पूर्ण रूप से स्वदेशी बैंक थी। इतना हम लोगों को समझ में आया कि कौन सी महत्वपूर्ण बैंक थी, बैंकों का इतिहास क्या था, ये हमने समझ लिया है। अब इसके बाद समझते हैं जो कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं पेपर में बैंकों से, वो है RBI। देखिए क्या हुआ, जब हमारा देश गुलाम था, तो गुलाम जब हुआ करता था तो जो हमारे देश की जनता थी उसको बैंकों पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि ये सब बैंक कब आए थे, ये सब बैंक आए थे आज़ादी के पहले। तो बैंकों पर भरोसा नहीं हुआ करता था। उसको भरोसे को बनाने के लिए ये भारत के लोगों ने एक बैंक की स्थापना की थी। उस बैंक का नाम था RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये एक्ट आया था 1934 के अंदर।
इस बात को याद रखना, अगर पूछे आरबीआई एक्ट कब आया था तो आया था 1934 के अंदर, लेकिन उस एक्ट के तहत ही 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 के अंदर की गई थी। ये इसीलिए की गई थी ताकि हम लोग किसी दूसरे जो छोटे बैंक हैं उस पर कंट्रोल कर सके, इन सबको एक बैंक रेगुलेट करे, इसलिए इस बैंक की स्थापना की गई थी। तो इसका उद्देश्य यही था कि हम सभी बैंकों पर कंट्रोल कर सकें। और इसका हेडक्वार्टर की बात की तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ था, उसका भी हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर था, और आरबीआई के भी हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। अगर बात की जाए कि अधिनियम कौन था तो 1934 का अधिनियम था, और 1934 का आरबीआई एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, ये बता दिए हैं। और सिफारिश जो थी, एक देखिए जब कोई भी बैंक बनता है तो इसकी कोई सिफारिश आती है, तो ये हिल्टन यंग की एक सिफारिश थी जिसको बोलते हैं रॉयल कमेटी, भी रॉयल कमीशन को बोलते हैं इंग्लिश में। इसको मतलब दूसरे नाम से इसको जानेंगे तो अगर रॉयल कमीशन से, और बाकी हिल्टन यंग कमेटी। ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आरबीआई की स्थापना किस सिफारिश पे की गई थी, तो हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पे की गई थी। कभी कभी रॉयल कमीशन भी दे देगा बीच में। और बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट था, देखिए एक ना बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1949 के अंदर। उसी एक्ट के तहत ना इसको बहुत सारी शक्तियाँ प्रदान की गई थी कि सभी बैंकों पर पूर्ण रूप से अपना आधिपत्य जमा के रखेगी। तो भारत में एक ही केंद्रीय बैंक है जिसका नाम है क्या, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका राष्ट्रीयकरण भी 1949 को हुआ था, और इसी राष्ट्रीयकरण के अंदर बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था उसमें इसको शक्तियाँ दी गई थी। अगर बात की जाए आरबीआई की जो पहले गवर्नर हुए थे उनका नाम था ओसबोर्न स्मिथ। आरबीआई के पहले गवर्नर, देखिए आरबीआई में अभी तक 25 गवर्नर हो चुके हैं। जो 25वें नंबर के गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास 25वें नंबर के गवर्नर हैं। जो पहले गवर्नर थे वे थे ओसबोर्न स्मिथ। लेकिन अगर पूछ ले पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो पहले भारतीय जो गवर्नर हुआ करते थे वो थे सीडी देशमुख। ये पहले भारतीय गवर्नर हुए थे सीडी देशमुख, और वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अगर बात की जाए उप गवर्नर की, तो इसमें उप गवर्नर की जो संख्या होती है अधिकतम 4 रहेगी। देखिए एक होते हैं मेन गवर्नर, एक होती है उप गवर्नर, जिसमें उनकी गवर्नर की संख्या होगी 4। तो ये हमने समझा आरबीआई के बारे में। अब समझते हैं कुछ बैंकिंग सुधार जो बैंकिंग रिफॉर्म्स आए थे। सबसे पहले आया था चक्रवर्ती समिति, जो कि आई थी 1885 के अंदर आई थी। 65 नहीं, 1885 के अंदर आई थी। ये उच्च स्तर कार्य प्रणाली के लिए थी। देखिए ये जो सुधार आए थे ना, कुछ समितियाँ बैठी थी, कुछ लोग की समिति इसमें बैठी थी, इसमें बैंकिंग सुधार के बारे में बात की गई थी। अगर बात की जाए कि चक्रवर्ती समिति की, तो उच्च स्तर कार्य प्रणाली, इसकी एफिशिएंसी को, इसकी दक्षता को बढ़ाने के लिए, इसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए इसमें बात की गई थी। 1885 में जो चक्रवर्ती समिति आई थी। जो गोईपोरिया समिति थी, इसमें ग्राहक सेवा सुधार का कार्य किया गया था, गोईपोरिया समिति। इसके बाद आती बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति जो थी वो थी नरसिंघम समिति। ये देखो 2 आई थी, फर्स्ट और सेकंड, इसको एक ही बार में पढ़ लेते हैं। 91 से 98 के बीच में आई थी। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जो रिफॉर्म आया था वो था एलपीजी मॉडल। एलपीजी मॉडल वह था जो कि था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मतलब कि उदारीकरण। हम उदारीकरण की नीति को भी अपनाएंगे, और निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन जो होती है उसको भी अपनाएंगे, और वैश्वीकरण, और वैश्विक मतलब पूरे विश्व से मतलब अपने व्यापार को बढ़ाएंगे। तो इन तीनों रिफॉर्म्स को किस में अपनाया गया था, एलपीजी में। ये नरसिंघम समिति जो फर्स्ट आई थी 1991 में, इसमें अपनाया गया था एलपीजी को। और नरसिंघम सेकंड थी, ये 1998 में आई थी। तो दोनों मिलाकर 91 से 98 के बीच में नरसिंघम समिति आई थी। बात की जाए वर्मा समिति, तो वर्मा समिति में यह किया गया था कि जो बड़े बैंक थे, बड़े बैंक में छोटे बैंकों का विलय कर दिया गया था। ये 1998 के अंदर आई थी। देखो नरसिंघम फर्स्ट समिति भी 1998 के अंदर थी, इसके बाद वर्मा समिति भी 1998 के अंदर थी। इसके अंदर बड़े बैंकों में छोटे बैंकों का विलय कर दिया गया था पूरी तरह से। समझते हैं दामोदर समिति। दामोदर समिति आई थी 2011 के अंदर। इस समिति के अंदर कॉल सेंटर की सहायता, मतलब कॉल सेंटर की स्थापना की गई थी। मतलब क्या था कि अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई सुझाव है या फिर कोई सलाह है, तो आप सीधे बात करिए सीधे कॉल सेंटर पर। तो सहायता हेतु कॉल सेंटर की जो है स्थापना की गई थी, किसमें, दामोदर समिति के अंदर। अगर बात करते हैं विमल जलान समिति, तो विमल जलान समिति 2013 के अंदर आई थी। विमल जलान थे जो पूर्व अपने आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, विमल जलान। बात की जाए तो इस समिति में क्या कहा गया था, इसमें बैंकों के लाइसेंस का जो है, लाइसेंस के बारे में कहा गया था। जो IDFC बैंक थी और बंधन बैंक थी, दोनों बैंकों का जो क्या बैंक का दर्जा दिया गया था। सभी बैंक को बैंक का दर्जा नहीं दिया था। जो बैंक उस को क्राइटेरिया को फुलफ़िल करती हैं उन्हीं को बैंक का दर्जा दिया जाता है। तो उसमें बैंक में IDFC बैंक थी और बंधन बैंक थी, दोनों को बैंक का दर्जा दिया गया था। इससे पहले ये बैंक नहीं थी, ये सिर्फ
क्या थी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में थी, NBFC के अंदर आती थी। यह सिर्फ ऋण देने का कार्य करती थी, लेकिन अब ये बैंक के दर्जे में आ चुकी हैं। बात की जाए अगर नचिकेत मोड़ समिति की, तो 2016 के अंदर नचिकेत मोड़ समिति आई थी। इसी में KYC नो योर कस्टमर, अपना ग्राहक जानो की व्यवस्था को अपनाया था। किसने? इसी के नचिकेत मोड़ समिति के अंदर 2016 के अंदर जो थी, इसी में KYC की मतलब शुरुआत की गई थी बैंकों के लिए। और प्रत्येक वयस्क का खाता हो, जो प्रत्येक वयस्क का खाता हो ना, प्रत्येक उसमें इसी समिति के अंदर कहा गया था। अब समझते हैं बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में। समझेंगे बैंकों का राष्ट्रीयकरण। देखो बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था। राष्ट्रीयकरण आखिर होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। राष्ट्रीयकरण का मतलब ये होता है कि कोई भी बैंक अगर खुलती है प्राइवेट सेक्टर से, तो प्राइवेट सेक्टर का मतलब है प्राइवेट रूप से कोई बैंक खुलती है अगर, तो उसमें अगर 50% से हल्का सा भी अधिक या 1% भी अधिक शेयर जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं सरकार के, गवर्नमेंट के हो जाते हैं, तो उसका बैंक क्या करती है, राष्ट्रीयकरण कर देती है। तो बैंक का राष्ट्रीयकरण का मतलब ये है कि उसमें आधे से ज़्यादा उसकी हिस्सेदारी हो चुकी है, तो उसमें बैंक उसका राष्ट्रीयकरण करती है। तो बैंक ने जो राष्ट्रीयकरण किया था भारत में, वो क्या था, 19 जुलाई 1969 के अंदर इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब बात की जाए कि ये पहले फेज में था, ये पहला राष्ट्रीयकरण था। फिर दूसरी बार दोबारा राष्ट्रीयकरण भी किया गया 1980 के अंदर। सेकंड बार जो राष्ट्रीयकरण किया गया, इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया पहले वाले में। तो दोनों मिला के हो गए 20 बैंक, लेकिन यहाँ पे लिखा है 19 बैंक। तो 1993 में 1993 के अंदर, यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, 1993 के अंदर क्या हुआ था, 19 बैंकें ही बनी, क्योंकि इसके अंदर एक जो होती थी पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, दोनों का आपस में विलय कर दिया गया था, दोनों का आपस में मिला दिया गया था। तो ये कितनी बैंकें हो गई, ये हो गई 19 बैंकें। तो 1993 के अंदर दोनों बैंकों का विलय कर दिया गया था। तो इस तरह से एक ये बेसिक रूप से तैयार हो चुका है हमारा कि बैंकिंग प्रणाली क्या होती है, बैंकों का इतिहास क्या रहा है हमारे देश में, और कुछ बैंकिंग रिफॉर्म्स रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। लाइक करने के साथ आप इसे शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, और जिसको इसकी ज़रूरत हो वहाँ तक इसको भेजिए। देखिए इसमें लाइक करिए। अगर आपको सुझाव होते हैं ना, तो आप उसको कमेंट में लिखिए कि आपके क्या सुझाव हैं और आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, इसको आप कमेंट करिए। मैं उसको पढ़ूंगा, उसको रीड करूंगा और उसमें जवाब देने की कोशिश करूंगा, उसका रिप्लाई करूंगा कि आपके कमेंट में कुछ अगर आपके सवाल हैं या फिर कुछ आपके सुझाव हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।